नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसपी संजय में। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई। आज के वीडियो में हमें फ्रांस की क्रांति के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इसके में एक से दो पार्ट में बन पाएगा वीडियो। तो अपन को फ्रांस की क्रांति में क्या क्या पढ़ना है। पहले पृष्ठभूमि पढ़ना है कि क्रांति फ्रांस में क्यों हुई। फिर फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ना है, जिसमें फ्रांस की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक चेतना और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव था, जिस वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। फिर क्रांति के चरण पढ़ना है। क्रांति के चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका की क्रांति एक बार में संपन्न होकर वहां पर संवैधानिक शासन या लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया था, लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा नहीं हो पाया था। तो फ्रांस की क्रांति के चरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला चरण संवैधानिक राजतंत्र का चरण है, जो 1789 से 1792 कितने वर्ष का रहा? लगभग 3 वर्ष का रहा। उसके बाद दूसरा चरण है उग्र गणतंत्रवाद का चरण, जो लगभग 2 वर्ष तक रहा, है ना। फिर तीसरा चरण है उदार गणतंत्र का चरण, जो लगभग 5 वर्ष तक रहा, है ना। उसके बाद आता है तानाशाही और साम्राज्यवाद का चरण, जो लगभग 15 वर्ष तक रहा। और ये जो तानाशाही और साम्राज्यवाद का चरण है, ये फ्रांस के महानायक है, फ्रांस के बहुत बड़े शासक नेपोलियन का समय है, जिसने 1719 से लेके 1814 तक शासन किया, है ना। नेपोलियन विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण शासक और महान शासक में गिना जाता है। तो नेपोलियन के बारे में भी हम जानेंगे। देखो, नेपोलियन के संबंध फ्रांस से जुड़ता है। साथ में नेपोलियन ने 1799 से लेकर 1814 तक फ्रांस पर शासन किया था। इसने तानाशाही और साम्राज्यवाद के चरण की शुरुआत की थी। इसके बाद ही विश्व में तानाशाही आना शुरू हुए। फिर क्रांति के बाद क्रांति क्या हुआ कि 1789 की देख रहे हैं आप, 1789 में जो क्रांति हुई उसके बाद विभिन्न चरण हुए, लेकिन जो क्रांति की जो 1789 वाली क्रांति की चाहत थी वो पूर्ण नहीं हो पाई। तो फ्रांस में 1830 में भी क्रांति होती है और 1848 में भी क्रांति होती है। इसलिए अपन फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई। फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई वो अपन देख लेते हैं कि उसका प्रमुख कारण क्या था, है ना। फ्रांस में क्रांति होने का प्रमुख कारण क्या था। देखो, फ्रांस में क्रांति होने का, देखो सबसे पहले अपन फ्रांस की स्थिति समझ लेते हैं कि फ्रांस में था क्या। देखो, फ्रांस में निरंकुश शासन था। कौन सा? निरंकुश शासन। देखो, निरंकुश शासन से तात्पर्य ऐसा है कि राजा पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। राजा को जो करना वही करेगा। राजा तानाशाही, मतलब कि वो जनता के बारे में नहीं सोचता, फिर केवल खुद के बारे में सोचता है। कब कर लगाना, कब कर बढ़ाना, ये सारी चीजें राजा नहीं सोचता है ना। तो इसको निरंकुशी शासन, मतलब कि जिस पर कोई अंकुश ना हो ऐसा शासन, उसे निरंकुशी शासन कहते हैं। और निरंकुश शासन में क्या होता है कि लोगों के अधिकारों का हनन होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर अपन देखें तो फ्रांस में समस्या क्या थी? सामंतवाद की। क्या थी? सामंतवाद की। क्या थी? सामंतवाद में क्या होता है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, सामंतवाद आप ये समझो कि जो जमींदार, सामंत और पूंजीपति, इनमें समानता ये है कि मेहनत करते हैं 100 लोग, लाभ कमाता है 1। सबसे बड़ी, इसको आप देखो, इसकी परिभाषा मत जाइए, इसको सरल भाषा में याद रखिए। आपसे सामंतवाद पूछा जाए, इसका मतलब है कि 100 लोगों ने मेहनत की, उसका फायदा एक व्यक्ति ने उठाया, वही सामंतवाद है। मतलब ये किसान खेती करते थे, लेकिन फायदा किसको होता था? सामंत को, है ना। फ्रांस में क्या व्यवस्था थी कि बहुत सारी सुविधाएं, मतलब कि सामंत थे या जमींदार थे, उनको दी गई थी। तो सामंतवाद की स्थिति थी फ्रांस में। और साथ में क्या था कि जो निम्न वर्ग है उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। निम्न वर्ग क्या था? निम्न वर्ग अधिकार विहीन। तो आप समझ जाइए कि निरंकुश शासन हो रहा है और सामंती व्यवस्था है। अब निम्न वर्ग के पास क्या है? अधिकार नहीं है। और जब ऐसे कारण बनेंगे कि निम्न वर्ग को ऐसा मौका मिलेगा कि वो अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो वो क्रांति कर देगा। ऐसा हर जगह होता है। जब लोगों को या जब समुदाय को या समाज को मौका मिलता है कि वो कोई परिवर्तन कर सकता है, उसके लिए वो उचित परिस्थिति मिलती है, तो वो क्रांति कर देते हैं।
तो क्योंकि ये जो समस्याएं थी ये क्या है, नकारात्मक चीज थी, इनको हटाने की सब लोग कोशिश करते हैं। मतलब सबकी चाहत थी कि ये हटाए, जैसे ही मौका मिला, मतलब जब क्रांति के कारण बने तो इनको हटाने की तैयारी शुरू हो गई। इसी प्रयास में 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, है ना। और आपको याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि में कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई थी। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए नहीं, बोला जाता है ये किसके लिए हुई थी? समानता के लिए। किसके लिए हुई थी? समानता के लिए। देखो क्या था कि अपन ने जो अमेरिकी क्रांति पढ़ी वो ब्रिटेन से स्वतंत्रता चाहती थी। क्या चाहती थी? ब्रिटेन से स्वतंत्रता चाहती थी, बाद में अपने देश में समानता की स्थापना चाहती थी। लेकिन ये नहीं कह रही थी कि हमें फ्रांस के राजा भाग जाए, ये चाह रही थी कि सभी समाज के सभी वर्गों में समानता स्थापित होनी चाहिए। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति, ऐसे कई बार पीएससी वगैरह के पेपर में, यूपीएससी के पेपर में बनता है कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए हुई। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रांस में जो ये निरंकुश शासन है, राजा और सामंतवादी व्यवस्था थी, तो इनके पास विशेष अधिकार थे और निम्न अधिकार विहीन था। तो ये क्या चाह रहा था? बराबरी चाह रहा था। जो निम्न वर्ग था ये क्या चाह रहा था? बराबरी चाह रहा था। इसीलिए इसने स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए क्रांति की। ये फ्रांस की क्रांति के बारे में बोला जाता है। अब अपन देखते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण, है ना। तो आप पृष्ठभूमि समझ गए। पृष्ठभूमि में इतना याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति में ऐसी स्थितियां थी फ्रांस में जिसकी वजह से वहां क्रांति हो सकी। अब अपन जान लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। देखो सबसे पहले तो अपन को देखना है कौन सा? राजनीतिक कारण। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण। देखो राजनीतिक कारण आपको देखना है। राजनीतिक कारण यहां पे अपन ने देखो अभी देखा था, कैसा था? निरंकुश राजा। निरंकुश राजा की उपस्थिति, है ना। मतलब फ्रांस में क्या था कि राजा निरंकुश था, तो वो क्या कर रहा था कि वो सिर्फ स्वयं से मतलब रखता था, विलासिता में जीवन जीता था। उसको ये मतलब नहीं कि जनता के पास अधिकार है या नहीं है। क्या था कि यूरोप के अन्य देशों में भी निरंकुश राजा थे, लेकिन वो निरंकुश के साथ प्रबुद्ध भी थे। निरंकुश के साथ क्या थे? प्रबुद्ध भी थे। प्रबुद्ध होने का मतलब है कि वो अन्य जानकारियों को भी रखते थे और चीजों को समझते थे। मतलब वो जो जनता की समस्याएं थी उनको, देखो जनता को अधिकार देना जरूरी नहीं है, लेकिन जनता को समस्या उत्पन्न ना हो पाए ये भी एक राजा का कर्तव्य होता है। जैसा कि अशोक ने कहा था कि राजा मेरी संतान की, प्रजा मेरी संतान के समान है। मतलब कि राजा को प्रजा को संतान मानना चाहिए और उसके दुख को समझना चाहिए, उसकी समस्या को दूर करना चाहिए, तभी राजा महान बन पाता है, तभी राजा की सम्मान, राजा को जनता के द्वारा सम्मान मिलता है। तो यहाँ पे क्या था? ये सिर्फ जो फ्रांस में स्थिति थी वो क्या थी? सिर्फ निरंकुश राजा थे। लेकिन यूरोप के अन्य जगह प्रबुद्ध थे। मतलब कि वो जनता के लिए, मान लो कभी अगर जैसे अधिक वर्षा या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो वहां पे करों को माफ कर दिया जाता था, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे जबरदस्ती के कर बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन यूरोप के अन्य देशों में कर तभी बढ़ाए जाते थे जब किसान देने में सक्षम हो। मतलब कि फ्रांस में राजा ऐसे थे जिनको वर्तमान स्थिति का पता नहीं रहता था, वो अपने में ही खोए रहते थे। मतलब एक प्रकार से बेहोशी से और कठोरता पूर्वक शासन करते थे, जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या था कि देवी सिद्धांत पर आधारित शासन किया। देवी सिद्धांत के द्वारा शासन, मतलब कि राजा ये कहता था कि उसको राजा को भगवान या ईश्वर का वरदान प्राप्त है, इसलिए वो शासन कर रहा है। और इसी के कारण क्या हो जाता था कि इच्छा ही कानून हो जाती थी। इच्छा ही कानून होने लगती थी और इच्छा ही कानून होने में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। मतलब राजा देवी सिद्धांत के द्वारा शासन कर रहा था और उसकी इच्छा ही कानून हो जाती थी। तो इसमें क्या था कि 100 जगह पे 100 प्रकार के कानून, 100 जगह पे 100 प्रकार के कानून का मतलब राजा की इच्छा हुई, किसी ने मर्डर किया तो उसको माफ कर दिया। राजा की इच्छा हुई तो उसके परिवार तक को मारने की सजा घोषित कर दी। पता चले चोरी में मृत्यु दंड दे दिया और मृत्यु किसी की हत्या करने पर उसको माफ कर दिया गया। तो मतलब जब राजा का जैसा मूड हो वैसा वो क्या करेगा? सजा देगा। राजा का जैसा मूड हो वैसा उस प्रकार के कर बढ़ा देगा, घटा देगा। राजा का जैसा मूड हो उस तरीके से वो कार्य करेगा। तो मतलब इच्छा ही कानून हो जाएगी। इसका मतलब कि कोई स्थापित कानून है नहीं। मतलब कि बार बार एक ही चीज के लिए अलग अलग प्रकार से दंडित किया जाएगा, अलग अलग प्रकार से उस चीज को देखा जाएगा। तो उससे क्या होगी? जनता को या प्रजा को बहुत ज्यादा समस्या होगी। तो फ्रांस में निरंकुश उपस्थिति, देवी सिद्धांत से जो राजा शासन कर रहे थे, कुल मिला के ये क्या थे? मूर्ख तो थे,
मूर्ख थे तो ये चीजें समझ नहीं रहे थे और क्या अपने इच्छा से कानून बना रहे थे। इससे क्या हुई, जनता परेशान हो गई और उसने 1789 को क्रांति कर दी। तो सबसे ज्यादा क्योंकि यूरोप के अन्य देशों से फ्रांस की स्थिति बदतर थी, फ्रांस की स्थिति बुरी थी। वहां के राजा क्या थे, निरंकुश थे, मूर्ख थे, देवी सिद्धांत और इच्छा के अनुसार कानून चला रहे थे, जिस वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। बाकी अन्य देशों में इतनी जल्दी क्रांति नहीं हुई। इसके बाद अपन देखते हैं कि सबसे देखो राजनीतिक समस्या को समझने में, जब सामाजिक स्थिति को अपन समझ लेंगे वहां की, तो आप समझ जाएंगे कि राजाओं का विरोध जनता ने क्यों किया। तो आप देखते हैं सामाजिक कारण। तो जो फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण है अपन उसको देखते हैं। तो फ्रांस में सामाजिक कारण में अपन को ये देखना है कि समाज में कौन कौन से वर्ग हैं, समाज का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो देखो अपन को देखना है क्रांति के कौन से कारण, सामाजिक कारण, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। तो अपन एक ऐसा बना लेते हैं यहां पे, है ना, आपको समझने में आसानी होगी। यहां पे देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेट, इसको सेकेंड स्टेट, इसको थर्ड स्टेट। तो यहां पे क्या है, आपको याद रखना है कि तीन, मतलब कि जो फ्रांस का समाज था वो तीन भागों में विभाजित था। देखो पहले में क्या थे, यहाँ पे पादरी थे, है ना, और दूसरे में यहाँ पे क्या थे, सामंत और कुलीन, सामंत और कुलीन। और यहाँ पे क्या थे, निम्न वर्ग था, यहाँ पे निम्न वर्ग था। यहाँ पे कौन था, निम्न वर्ग। इस वर्ग में कौन कौन शामिल था, किसान थे, कौन था, किसान थे, मजदूर थे, है ना, व्यापारी थे, ये सब थे। तो आपको याद रखना है कि जो देखो इसमें विश्व इतिहास के इतिहासकारों ने समाज, मतलब कि जो फ्रांस का समाज है उसको तीन स्टेट्स में बांटा है। इसके लिए उन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग किया है, स्टेट्स शब्द प्रयोग किया है, स्टेट्स, है ना। तो अपन ने वही लिखा, कितने स्टेट्स में बांटा है, तीन। तो जिसमें से तो जैसे पादरी है और सामंत, ये क्या थे, विशेष अधिकार थे। इनके पास क्या थे, विशेष अधिकार, मतलब कि इनके पास विशेष अधिकार थे और कर मुक्त थे, कर मुक्त थे। और एकमात्र कर देने वाला कौन था, थर्ड स्टेट, ये करदाता था। अब आप ये सोचो कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर, मतलब कि अच्छा जीवन जिए पादरी, अच्छा जीवन जिए सामंत और कुलीन, इनको विशेष अधिकार मिले और इन्हीं को नौकरियां मिलती थी। जो राजा के यहाँ पे जो नौकरी दी जाती थी, सेना में समझ लो या राजभवन में समझ लो, तो वो नौकरियां भी सामंत या कुलीन को दी जा रही थी। पादरी के पास क्या था, चर्च की संपत्ति थी, चर्च की संपत्ति थी, राजा का सपोर्ट था, है ना। जैसे अपने घर पे ब्राह्मण और राजा क्षत्रिय माना जाता है, इसी प्रकार यहाँ पे चर्च और राजा का संबंध था। तो पादरी जिनको चर्च की संपत्ति, सामंत, इनके पास क्या है, इनके पास खेत हैं या कृषि भूमि है ना, कृषि भूमि है और नौकरियां तो हैं। तो जो प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट था, मतलब प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट था, इसके पास विशेष अधिकार थे, कर्ममुक्त था, नौकरी में, मतलब कि एक प्रकार से उच्च वर्ग के लोग अच्छा जीवन जी रहे थे और उनको क्या नहीं देना पड़ता था, कर नहीं देना पड़ता था। मतलब जिसके पास पैसा आ रहा, जिसके पास सुविधाएं हैं, जो जीवन अच्छे से जी रहा है, उसको कर नहीं देना। और कर किसको देना, निम्न वर्ग को। करदाता कौन है, एकमात्र करदाता कौन है, निम्न वर्ग। किसान को कर देना, मजदूर को कर देना, व्यापारी को कर देना। तो क्या था कि इनके साथ, इसी को तो निरंकुश शासन कह रहा है, इसी को तो मूर्खता कह रहा है कि जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उनसे कर लिया जा रहा और जिनसे कर लिया जाना चाहिए उनको कर मुक्त रखा जा रहा। जैसे वर्तमान में बात की जाती है ना कि नेताओं को इतना मुफ्त में चीजें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास तो संपत्ति बहुत होती है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या था कि जो विशेष अधिकार वर्ग, आपको याद रखना है कि कभी कभी आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो आप बताना कि जो पादरी थे, जो सामंत थे, कुलीन थे, राजा थे, राजभवन के लोग थे, उनके पास विशेष अधिकार था। सामंत, कुलीन और पादरियों को कर लेने की अनुमति थी और कर देने की नहीं। ये क्या थे, जो प्रथम स्टेट वाले भी लेते थे इससे, ये भी लेते थे और साथ में राजा भी लेता था। मतलब कि इन लोगों को, तीन लोगों को, मतलब थर्ड स्टेट वाले, किसान,
चर्च को भी दे रहा, मतलब मंदिर को भी दे रहा, मतलब अपने जमींदार को भी दे रहा और साथ में किसको दे रहा, राजा को भी दे रहा। तो ये इन पे कितना कर लगाओगे, इसीलिए इनकी स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। और मतलब कि एकमात्र करदाता निम्न वर्ग था, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो व्यापारी थे, जो मध्यम वर्ग था, उनने सोच लिया कि हमें मौका है तो हम ऐसे राजा को हटाएंगे और क्रांति करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फ्रांस में क्रांति किस वर्ग ने की, तो आप क्या कहोगे, थर्ड स्टेट में। किसने की, थर्ड स्टेट में, है ना। और विशेषाधिकार वर्ग कौन था फ्रांस की क्रांति का, तो वो पादरी थे, पोप थे, जो मतलब चर्च, मतलब कि चर्च के प्रमुख लोग थे, है ना, जिनके पास चर्च की संपत्ति थी और इनसे कर नहीं लिया जाता था। सामंत थे, कुलीन थे, या राजशाही या राजभवन में जॉब करने वाले लोग थे। तो ये विशेष अधिकार वर्ग थे। मतलब विशेष अधिकार का वर्ग ये था कि इनको कुछ ऐसे अधिकार थे जो निम्न वर्ग को प्राप्त नहीं थे। अब अधिकार में देख लो, निम्न वर्ग ना नौकरी प्राप्त कर सकता और उसको देना क्या है, कर, जबकि इनको कर नहीं देना। तो विशेष अधिकार वर्ग से परेशान होकर, राजा की निरंकुशता से परेशान होकर निम्न वर्ग में, फ्रांस के निम्न वर्ग में, जिसमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सालंता, वकील, लेखक आदि जो शामिल थे, इनने क्रांति की और फ्रांस से राज सत्ता को समाप्त कर दिया। इसीलिए सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि समाज ने राजा की निरंकुशता, विशेष अधिकार वर्ग की निरंकुशता, इनकी कठोरता और इनका जो दमन था उसको समाप्त करने के लिए क्रांति की मशाल जलाई। अब अपन देखते हैं कि आर्थिक कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारण क्या थे। देखो, फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारण आप समझ ही रहे हो कि देखो, गरीब वर्ग को क्या करना है, गरीब वर्ग को ही कर देना, मतलब जिसके पास पैसा नहीं उसको देना है कर, और जिसके पास सब कुछ है उसको लेना है कर। तो इससे क्या होगी, दिन पे दिन समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो आर्थिक कारण क्या था कि ये जो राजा थे ना, ये सिर्फ विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, तो इन्हें अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, बर्बाद। तो फ्रांस में क्या है कि फ्रांस में अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। क्या हो गई, नष्ट क्यों हुई, क्योंकि इनने, राजाओं ने युद्धों में भाग लिया, युद्धों में भाग लिया, विलासिता में खर्च, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसा कि देखो, युद्धों की भाग की बात करें तो अपन अमेरिकी क्रांति पढ़ा था, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेके 1763, इंग्लैंड से लड़ा था इनने अमेरिका में। तो क्या हुआ कि जबरदस्ती के युद्ध लड़ने से, विलासिता में मतलब कि राजा अपने एंजॉय में, राजा अपने घूमने में, राजा अपने खाने में, राजमहल के निर्माण में, इन सब में खर्च कर रहा था, तो जिसकी वजह से फ्रांस की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। फ्रांस की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, किसानों पर समझ, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही थी, कर बढ़ाया जाएगा तो कर किस पे लगेगा, अपन ने समझा, क्योंकि कर देने वाला है कि निम्न वर्ग, मतलब कर देने वाला एकमात्र करदाता निम्न वर्ग, मतलब किसान, मजदूर, लेखक, वकील, इन्हीं को कर देना है। तो जैसे अर्थव्यवस्था नष्ट होगी तो राजा क्या करेगा, किसानों पे कर बढ़ा देगा, मजदूरों पे कर बढ़ा देगा, वकीलों पे, लेखकों पे कर बढ़ा देगा। इसीलिए वो राजा की क्रांति करेंगे, देश के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति कर देंगे, विलासिता में खर्च करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो जनता की समस्या है वो बढ़ती जाएगी, है ना, ये सारी चीजें। और साथ में क्या हुआ कि यहाँ पे राजा कर में बढ़ोतरी कर देता था, राजा कर में बढ़ोतरी कर देता था, लेकिन संसाधनों को बढ़ाया गया, संसाधनों को नहीं बढ़ाता। मतलब जब देखो संसाधन बढ़ेंगे नहीं, मतलब आप किसानों को ना कर दे रहे हो, मतलब किसानों को ऋण दें, किसानों को सिंचाई की सुविधा दें, किसानों को बीज दें, तो किसान खेती करेंगे तो वो ज्यादा कर भी आपको देने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन आप संसाधनों को बढ़ाते नहीं है, लेकिन कर में बढ़ोतरी कर देते हैं। देखो, कर में बढ़ोतरी करने से अर्थव्यवस्था इसलिए नष्ट होती है कि किसान इसका और विरोध करते हैं। जब स्थितियां खराब हो और किसी चीज में बढ़ोतरी कर दी जाए, किसी चीज में दबाव डाला जाए, तो उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा जोर से होती है, ज्यादा तीव्र होती है। इसी वजह से ये आर्थिक कारण थे। और आप इधर पे देख रहे थे कि इधर पे किसान क्या हो जा रहा था, किसान परेशान था आर्थिक रूप से, क्योंकि कर उस पे ही लग रहा था। किसान, या अपन इसको क्या समझ सकते हैं, निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग पर आर्थिक बोझ था, आर्थिक भार था, या आर्थिक बोझ समझ लो। निम्न वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसने क्रांति की, क्योंकि इन पे कर बढ़ाया जाता तो इन्होंने उसका विरोध किया। इनकी खेती अच्छे से नहीं हो रही थी, लेकिन राजा जबरदस्ती में कर बढ़ा रहा था।
इस बात की फ्रांस के जो किसान थे, फ्रांस का जो निम्न वर्ग था, आर्थिक बोझ बढ़ने के कारण उसने विरोध किया और क्रांति को किया, है ना। यही क्या था, आर्थिक कारण था। अब देखते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस में बौद्धिक चेतना या दार्शनिकों की क्या भूमिका थी। मतलब फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका क्या थी, या बौद्धिक चेतना का विकास किस तरीके से हुआ। देखो, दार्शनिक क्या होता है, दर्शन देने वाला, दर्शन या दार्शनिक या बौद्धिक चेतना का विकास। तो इसमें क्या था, इस देखो, जो ये फ्रांस की क्रांति थी, इसमें बौद्धिक चेतना का विकास कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले अपन ने देखो रूसो के बारे में पढ़ा था, है ना। अपन ने वोल्टेयर के बारे में पढ़ा था, है ना। अपन ने मोंटेस्क्यू के बारे में पढ़ा था। इनने क्या हुआ, रूसो, वोल्टेयर, इनने जो दर्शन दिया था, इनने जो लिखा था, इनके जो विचार थे, वो फ्रांस में क्या हो रहे थे, प्रसारित हो रहे थे। रूसो कह रहा था कि रूसो ने कहा था, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है, और उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वोल्टेयर भी स्वतंत्रता और समानता का क्या है, पक्ष लेता है। और मोंटेस्क्यू कहता है कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, मतलब विशेषाधिकारवाद के विशेषाधिकार छिनना चाहिए। जो निम्न वर्ग पे अकेला कर लगाया जाए, उसकी जगह पे मतलब विशेषाधिकारवाद पादरियों पर और सामंत पर भी कर लगाया जाना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। तो ये जो विचार थे, इसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। और विश्व इतिहास के कई लेखक बोलते हैं कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति ना होती, अगर दार्शनिक ना होते फ्रांस में क्रांति नहीं होती। मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो क्या है कि जब तक आप मनुष्य में विचार या उसको वो नहीं समझाओगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दार्शनिक और जो प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो आपकी स्थिति को बताते हैं। जब आपकी स्थिति आपको बताई जाती है तो आप रियलाइज करते हैं कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है। फिर आपको अगर नेतृत्व मिल जाए, आपको कोई नेता मिल जाए और आपको ये बात पता चल जाए कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप गलत को ठीक करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। मतलब आप या तो विद्रोह कर देंगे या क्रांति कर देंगे। यही क्रांति का सिस्टम है कि आपको पहले आपके साथ क्या शोषण हो रहा है ये पता होना चाहिए, फिर उस शोषण को कैसे दूर किया जाए ये पता होना चाहिए, फिर उसके आपका कोई एक नेता होना चाहिए जो आपको उस शोषण में दूर करने में मदद करे। इन्हीं स्टेपों में क्रांति होती है। तो रूसो ने, वोल्टेयर ने, मोंटेस्क्यू ने, देखो अगर आपको इनके विचार पढ़ना है तो अपन ने जो दूसरा वीडियो डाला था उसमें अपन ने, आप जाके देख सकते हैं, उसमें अपन ने इन सब की विशेष रूप से चर्चा की है। रूसो ने कहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था लेकिन सर्वत्र संजीव झगड़ा है। वोल्टेयर ने कहा कि कृत्रिम समाज है, जो अहिंसा, जो लालच, अहंकार और जो लालच उसको दूर करना चाहिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहिए। मोंटेस्क्यू कहता है कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। तो जब इनको बताया जाए कि आपको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्राप्त करना है, तो और ये परेशान भी थे तो इनको मौका मिला, तो इन्होंने क्या है कि क्रांति कर दी। तो यही फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण माने जाते। तो क्रांति के कारणों के बाद अब हम क्रांति के चरणों की बात करते हैं, मतलब क्रांति किन किन स्टेपों में आगे बढ़ी। तो सबसे पहला चरण आता है 1789 से 1792 में संवैधानिक राजतंत्र का जन्म, मतलब संविधान भी रहेगा और राजा भी रहेगा, इसे संवैधानिक राजतंत्र का चरण कहा जाता है। तो क्या है कि पेरिस में एक बास्तिल का किला है। क्या है? बास्तिल का किला। कहां पे? पेरिस में। कहां पे? पेरिस में। वहां पे फ्रांस की जनता ने, यानी निम्न वर्ग ने, किसान ने, मजदूरों ने, मध्यम वर्ग ने इस पर हमला किया और इसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। एक प्रकार से इसको क्या कर दिया? नष्ट। अब मतलब राजा को निरंकुश शासन को हटाने के लिए बास्तिल के किले, जो काय का प्रतीक था? निरंकुशता का प्रतीक था या अत्याचार का प्रतीक था, क्योंकि क्रांतिकारी हैं वो राजा को अत्याचारी मान रहे थे, निरंकुशता वो मान रहे थे कि हमारी समस्या का कारण कौन है? राजा। इसलिए सबसे पहले राजा पर चोट की गई। तो क्रांतिकारियों ने सबसे पहले बास्तिल के किले को नष्ट किया जो पेरिस में है, और निरंकुशता और अत्याचारी के प्रतीक को मिटा दिया। अब क्या था कि 4 अगस्त 1789 को क्या है, क्रांतिकारियों ने एक राष्ट्रीय सभा बनाई थी। क्या बनाई थी? राष्ट्रीय सभा। मतलब
राष्ट्रीय सभा मतलब कि लोगों ने मिलकर एक समूह का निर्माण किया था जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। क्योंकि देखो क्या है कि इस समय शासन आपको याद रखना है कि इस समय शासन कौन कर रहा है? लुई 16। क्या है? फ्रांस के राजा को लुई बोला जाता है, क्रम क्या था? 16। तो लुई 16 की समय क्रांति हुई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्रांस की क्रांति 1789 में किस शासक के शासन में हुई? तो लुई 16 के शासन में हुई। तो इनने क्या किया? इस मतलब एक राष्ट्रीय सभा का निर्माण किया लोगों ने, है ना, और कार्रवाई की लुई 16 के विरुद्ध, तो उसका किला नष्ट कर दिया गया। अब उसने अनुमति दे दी कि आप किसका निर्माण कर लीजिए? संविधान का। क्या निर्माण कर लीजिए? संविधान का। तो इनने मतलब कि संविधान का निर्माण किया। राष्ट्रीय सभा ने 1789 में संविधान का निर्माण किया और काय की घोषणा कर दी? मानव अधिकारों की घोषणा कर दी। मानव अधिकारों की घोषणा कर दी। यहाँ पे एक चीज और की गई कि यहाँ पे जो सामंतवाद था वो समाप्त हो गया। सामंतवाद की क्या कर दी? समाप्त कर दी। सामंतवाद की समाप्ति मतलब विशेष अधिकार वर्ग की समाप्ति। विशेष अधिकार समाप्त। विशेष अधिकार क्या कर दी है? समाप्त कर दी है। मानवाधिकार की घोषणा कर दी गई। तो फ्रांस में क्या था? जो सामंतवाद चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई, जो राजा का निरंकुश शासन था उसकी समाप्ति हुई। साथ में इनने इसमें क्या हुआ? चर्च पर नियंत्रण हो गया। किस पे? मतलब कि अब चर्च धर्म का प्रभाव ना होगा, उस पर राष्ट्र का प्रभाव रहेगा, जनता का प्रभाव रहेगा। तो अपन ने जो देखा था कि क्रांति के कारणों में, क्रांति की में फ्रांस में प्रॉब्लम किससे थी? निरंकुश राजा से प्रॉब्लम थी, सामंतवाद से प्रॉब्लम थी, पादरी या चर्च व्यवस्था से प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये लोग कर लेते थे, इससे परेशान किसान था, मजदूर था, तो इन्हीं के विरुद्ध क्रांति की गई। और जो राष्ट्रीय सभा थी, बाद में इसी को संविधान सभा कहा गया। इसने पहले तो किले को नष्ट किया, मतलब राजा नष्ट, फिर उन्होंने क्या किया? सामंतवाद को, विशेष अधिकार को समाप्त किया, मतलब सामंतवाद को कुलीन नष्ट, और फिर मानवाधिकारों की घोषणा की और चर्च पर नियंत्रण स्थापित किया, तो चर्च की सत्ता भी समाप्त कर दी। तो जो प्रथम चरण था क्रांति का, तो जो जिनसे सबसे पहले प्रॉब्लम थी उन्हीं को समाप्त कर दिया गया। इसी को संवैधानिक राजतंत्र का चरण कहते हैं, क्योंकि अब राजा के पास अधिकार सीमित थे और राजा जो लुई 16 था वो नाम मात्र का शासक था। तो फ्रांस की क्रांति के प्रथम चरण में संविधान की स्थापना हो गई और राजतंत्र को सिर्फ नाम मात्र का रह गया, है ना। और बास्टील का किला कहाँ पे है? पेरिस को, और इसको ही सबसे पहले नष्ट किया गया था। आपसे राष्ट्रीय सभा का निर्माण कब किया गया था? 1789 में। डेट इधर उधर हो सके लेकिन 1789 में, और उस 1789 इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह फ्रांस की जनता के द्वारा समानता के लिए पहली ऐसी सशस्त्र विद्रोह था जिसने विश्व का ध्यान फ्रांस की ओर आकर्षित किया, और फ्रांस के लोगों ने समानता के लिए क्रांति 1789 में की थी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? राजा को समाप्त कर दिया, सामंतवाद को समाप्त कर दिया, चर्च के पर नियंत्रण कर लिया, और एक राष्ट्रीय सभा, संविधान सभा के माध्यम से मानव अधिकारों की घोषणा की। तो ये प्रथम चरण का यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि इनमें जो मेन चीजें थी, राजा को, सामंतवाद को, चर्च पर नियंत्रण करना थी, और राष्ट्रीय सभा ने एक संविधान का निर्माण किया जिसमें मानव अधिकारों की घोषणा की गई। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे भी मताधिकार सबको नहीं दिया गया। जब संविधान का निर्माण किया गया तो मताधिकार सभी को नहीं, सभी को नहीं। देखो ये मैं इसलिए बता देता हूं, क्या है कि जब भारत आजाद हुआ तो उसने सभी व्यक्तियों को, ना अमीरी, ना गरीबी, ना लिंग, इस किसी भी प्रकार का, ना जाति, ना धर्म, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया। बस आपकी उम्र 21 वर्ष है तो आप वोट देने के लायक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका में भी ऐसी हुआ था, फ्रांस में भी ऐसी हुआ था, और अन्य देश हैं बहुत सारे जिनने क्रांति की और स्वतंत्रता प्राप्त की। तो जब तक 20वीं सदी वालों की छोड़ दे तो 19वीं सदी तक जो आजाद हुए उनने सीमित मताधिकार दिया, मतलब कि जो लोग कर देते हैं वही क्या करेंगे? मत का प्रयोग करेंगे। ये महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रांस की क्रांति में। और इसके अपन भारत से तुलना समझ लेते हैं तो भारत इसीलिए लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण देश हो जाता है कि उसने पहले दिन से सभी को मताधिकार दिया, लेकिन बाकी सबने उनको मताधिकार दिया जो आर्थिक रूप से सशक्त थे या कर देते थे। इसका मतलब मताधिकार सीमित दिया गया। तो फ्रांस की क्रांति का जो संवैधानिक राजतंत्र का पहला चरण था ये अपन ने समझ लिया। फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि समझ ली, फ्रांस की क्रांति के कारण समझ लिए। आज की वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम जो क्रांति का द्वितीय चरण है, उग्र राजतंत्र का चरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।